हेलो नमस्कार दोस्तों। मोदी जी को आखिरकार G7 समिट का न्योता मिल गया है। दुख की बात यह है कि देश को अब ऐसी ऐसी खबरों पर खुश होना पड़ रहा है। वैसे तो भारत पिछले कई साल से G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहा है, लेकिन इस बार इनविटेशन की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी जी को लेट इनविटेशन मिला है, सबसे बाद में इनविटेशन मिला है, बहुत तरसा के इनविटेशन मिला है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील छोड़ो, यूक्रेन के भी बाद इनविटेशन मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं क्योंकि हमें इनविटेशन मिला है। पाकिस्तान को तो मिला भी नहीं। और पता है G7 का न्योता मिलने से सबसे ज्यादा खुश कौन है? वो न्यूज एंकर जो इनविटेशन मिलने से पहले कह रहे थे क्या है G7, अरे उसे पूछता कौन है, जानता कौन है। अरे मोदी जी चाहे तो रोज ऐसे समिट कर सकते हैं, मोदी जी चाहे तो एक ही झटके में G7 को तोड़ सकते हैं। अबे वो G7 है, एनसीपी नहीं। तोड़ने से याद आया, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, उनका रिश्ता टूट गया है, ब्रेकअप हो गया भाई। दोनों दिल जले लवर्स की तरह एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वो भी पब्लिकली सोशल मीडिया पे पोस्ट करके। अब समझ में आया कबीर सिंह सही था यार, उसकी गलती नहीं है। ब्रेकअप चीज ही ऐसी है। देखो ना, दुनिया का सबसे पावरफुल और दुनिया का सबसे अमीर आदमी ब्रेकअप के बाद कच्ची कॉलोनी के निब्बा निब्बी की तरह लड़ रहे हैं। वैसे तो इस खबर का हमसे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन इन दोनों का ब्रेकअप होने के बाद भारत में पता नहीं लोग इनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं। अच्छा, इन दिनों अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका में जमकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कई जगह पर दंगे हो रहे हैं। अमेरिका में दंगे हो रहे हैं, ट्रंप रोक नहीं पा रहे। मणिपुर में फिर से दंगे शुरू हो गए हैं, मोदी जी रोक नहीं पा रहे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये दूसरे देशों के वो रुकवाने वाले पोप्पा लोग अपने देश के दंगे क्यों नहीं रुकवा पाते। खैर, अमेरिका का जिक्र हमने इसलिए किया ताकि आपको पता चल सके कि दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है, क्योंकि भारत में तो कुछ नया नहीं हो रहा, वही सब फटा पुराना चल रहा है, वही हिंदू मुस्लिम गायें बकरी। इस बार ईद पर एक बार फिर रोज दारू का पौवा मार के टंगड़ी कबाब चबाने वाले कई लोगों का जीव प्रेम जाग गया। जीव प्रेम, सच बताऊं तो इतने तो देश में गोरक्षक नहीं है जितने अचानक से बकरी रक्षक उभर आए। बकरी ईद के मौके पर बकरी रक्षक दल वाले अचानक से पूरे देश में सक्रिय हो गए, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये बकरी मुर्गा वेज नॉन वेज को इशू बनाने से देश में हिंदू मुसलमान का बंटवारा होगा, इससे इनकी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कुर्बानी देने या ना देने, या वेज खाने नॉन वेज ना खाने, इस तरह की डिबेट छेड़ने से असल में ये लोग हिंदुओं को ही आपस में लड़ा रहे हैं। क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में 15 से 49 साल के लगभग 83% पुरुष और 71% महिलाएं नॉनवेज खाती हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक बच्चे और बूढ़ों समेत 60% हिंदू नॉनवेज खाते हैं। मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा हूं कि सही है या गलत, लेकिन मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि सिर्फ दूसरे धर्मों में ही नहीं बल्कि हमारे अपने हिंदू धर्म में भी कई जगह देवी देवताओं के सामने बकरे भैंस मुर्गी भेड़ की बलि चढ़ाने की परंपरा है। कई राज्यों में त्योहारों के मौके पर ऐसा होता है। आप खुद एक छोटा सा गूगल सर्च मार के देख लीजिए, और मैं तो कहता हूं कि लगे हाथों एक गूगल ये भी मार लीजिए कि देश की जो सबसे बड़ी मीट कंपनियां हैं, जो बीफ बेचने वाली कंपनियां हैं, उनके मालिक कौन हैं, किस धर्म के हैं। सतीश सब्रवाल कंपनी है अल कबीर, सुनील कपूर कंपनी है अरेबियन एक्सपोर्ट्स, मदन एबट कंपनी है MKR, अरे कंपनी है अल नूर और मालिक हैं सुनील सूद, कंपनी है AOV एक्सपोर्टर्स, मालिक हैं OP अरोड़ा, पुणे प्रोडक्ट्स मालिक हैं SS कुमार, अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स मालिक हैं K राजेंद्रन, कनक ट्रेडर्स मालिक है राजेश स्वामी, स्टैंडर्ड फ्रोजन मालिक है कमल वर्मा। अरे कितने नाम गिनवाएं। अगर ये नॉन वेज से या जीव हत्या से सच में किसी को प्रॉब्लम है तो भाई सबसे पहले इनके बारे में बात करो, इनको बंद करो।
अरे मैं तो कहता हूं कि ये बीफ और मांस बेचने वाली कंपनियों से जो पार्टी चंदा लेती है उसका बायकॉट कर दो। यार मैं तो गोरक्षा वालों को भी कहता हूं, ये जो लोग गायों को लेकर जाते हैं इनको रास्ते में रोकने के बजाय इनके साथ वहां जाओ ना जहां ये लोग गायों को लेकर जाते हैं, उन बूचड़ खानों को बंद करवाओ, गोहत्या अपने आप बंद हो जाएगी। यार अगर स्टेट में शराब बंदी लागू करनी है तो शराब के ठेके और फैक्ट्रियों को बंद करोगे ना, या फिर गली गली जाके बेवड़ों को गोली मारते फिरोगे? हाँ, शराब से याद आया, ये चरस की पुड़िया। इस अर्णब गोस्वामी के बारे में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया है। असल में ये खुलासा है ही नहीं, क्योंकि ये सब तो लोगों ने अपनी आंखों से देख रखा है। पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा है कि ये अर्णब गोस्वामी पाकिस्तान के लोगों को पैसे देकर अपने चैनल पर बुलाता है और कहता है कि आकर भारत को गालियां दो। सिर्फ पहलगाम अटैक के बाद ही नहीं, यह आदमी पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। पाकिस्तानी इसके चैनल पर आते हैं, भारत के खिलाफ जमकर घटिया से घटिया बातें बोलते हैं और यह आदमी उनको जानबूझकर ऐसा करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म देता है। फिर भी मोदी सपोर्टर्स को लगता है कि ये मिर्गी का जवार भाटा, ये देशभक्त है। याद है इस आदमी ने पुलवामा हमले के बाद क्या कहा था? दिस अटैक वी हैव वोन लाइक क्रेजी, वोन लाइक क्रेजी। आतंकी हमले से मिली टीआरपी से ये आदमी इतना खुश था, इतना खुश था, इतना खुश था, मानो मोदी जी ने अपने जूतों पर शहद लगाना शुरू कर दिया हो। मोदी सपोर्टर्स को अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो लोग कभी ऐसे मीडिया वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई मोदी जी की जो सारी की सारी राजनीति है आज ऐसे ही एंकरों के दम पर चल रही है। बीजेपी में तो आधे से ज्यादा कांग्रेसी भर गए हैं। हाँ, भरे से याद आया, माल्या भरे पड़े हैं। अरे ये नहीं, वो दिन जा चुके हैं। मैं इस पॉडकास्ट वाले माल्या की बात कर रहा हूं। भाई माल्या ने एक पॉडकास्ट में इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि भारत के लोगों को लगने लगा कि माल्या ने बैंकों का नहीं, बैंकों ने माल्या का पैसा मारा है। प्रीति जिंटा तो खुद माल्या की बातें सुनकर इतनी इमोशनल हो गई कि इस बार आईपीएल में आरसीबी को जिता दिया। विजय माल्या 2 मार्च 2016 को भारत से भाग गया था। उसने 12 सितंबर 2018 को लंदन में कहा कि वो भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला था, उनको सब कुछ बता दिया था। फिर जेटली जी सामने आए, उन्होंने कहा कि माल्या से मुलाकात तो हुई थी, लेकिन वो तो चलते चलते सिर्फ 10 सेकंड की बातचीत हुई थी। फिर असली बम फोड़ा कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने। उन्होंने बताया 13 सितंबर 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि माल्या भागने से पहले 1 मार्च 2016 को संसद के सेंट्रल हॉल में जेटली से मिला था। उन्होंने जेटली से लंबी बातचीत की थी, 15-20 मिनट की मुलाकात, 10 सेकंड की नहीं। लेकिन जेटली जी ने कहा कि 20 मिनट नहीं, बस 10 सेकंड। लोग लगे सोचने किसका यकीन करें। जेटली ने कहा कि मेरा यकीन करो, मैं वित्त मंत्री हूं। पुनिया साहब ने कहा किसी का यकीन मत करो, 1 मार्च 2016 की सेंट्रल हॉल की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लो और सबको दिखा दो। मैं झूठा निकला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और जेटली साहब झूठे निकले तो वो राजनीति छोड़ दे। अब होना यह चाहिए था कि 1 मिनट का टाइम लगता, वो सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती, देखी जाती और सबको दिखाई जाती, दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाता। लेकिन फुटेज दिखाने के अलावा बीजेपी ने सब कुछ किया, सब कुछ बोला माल्या अमीर तो कांग्रेस सरकार में बना था, माल्या को लोन तो कांग्रेस सरकार के टाइम मिला था, असली दोषी तो कांग्रेस है, असली दोषी तो नेहरू है। अब उनको कौन समझाए कि कानून के मुताबिक अमीर होना गुनाह नहीं है, और ना ही लोन लेना या लोन देना गुनाह है। गुनाह है लोन लेकर भाग जाना, गुनाह है भागने वाले की मदद करना। एक आदमी भारत के लोगों का 9,000 करोड़ रुपया लेकर फरार हो जाता है, और इतने बड़े मामले की जांच करने के लिए इस देश में एक सीसीटीवी फुटेज तक चेक करने की जहमत नहीं उठाई जाती। सरकार से एक सवाल तक नहीं पूछा जाता कि माल्या, नीरव, मेहुल जैसे लोग कैसे रातों रात फरार हो जाते हैं, कैसे उन पर देश का करोड़ों रुपया लुटा दिया जाता है, कैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है, और क्यों
गरीब मिडिल क्लास के लोगों को चंद रुपए, चंद हजार और कुछ लाख रुपए के चक्कर में अपने परिवार समेत जान देनी पड़ती है। ये सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बाप बैंकों के कर्ज के तले दबा है, जो बाप 1 रुपए के बदले बैंकों को 10 रुपए दे रहा है, उस बाप की औलाद खुद माल्या, मेहुल, नीरव और मोदी के बचाव में खड़ी है। वो औलाद चाहती है कि बेशक हमारा अपना बाप रस्सी से झूल जाए, लेकिन किसी भी सूरत में मोदी की छवि पर आंच ना आए। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।